सुधा और रघु दोनों मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक दिन अचानक मिट्टी और पत्थरों का मलबा रघु के ऊपर आकर गिरता है। सुधा, सुधा, मुझे बचाओ। सुधा दौड़ी दौड़ी जाती है। कोई है क्या यहाँ? बचाओ, बचाओ, कोई है क्या? सुधा, मेरा जी घुट रहा है यहाँ, मुझे यहाँ से निकालो। किंतु उस वक्त सुधा की पुकार सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। कुछ देर में ही रघु अपना दम तोड़ देता है। सुधा, मीना, मधु दुख भरे अंतकरण से रघु का अंतिम संस्कार करते हैं। उस रात बहुत ही जोर की बारिश हो रही थी। तभी सुधा का दरवाजा खटखट खटखट करता है। कौन होगा इस बारिश में इतनी रात? मैं जाकर देखती हूँ। माँ, इतनी रात कौन होगा? मुझे डर लग रहा है। बेटा डरो मत, मैं हूँ ना, मैं जाकर देखती हूँ, तुम यहाँ ही सो जाओ। कौन? साहूकार आप? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। पूरे 3 महीने हो गए तुमने घर का भाड़ा नहीं दिया, कब देने वाली हो तुम? साहूकार, अभी अभी कुछ दिन पहले मधु के पापा गुजर गए हैं। मुझे और कुछ दिन की मोहलत दीजिए, मैं आपका सारा भाड़ा दूंगी। उनकी आवाज सुनकर मधु और मीना बाहर आती है। बच्चियों, तुम अंदर चली जाओ। ए देखो सुधा, मैं पूरे 1 महीने की मोहलत तुम्हें देता हूँ। इसके बाद भी तुमने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के मारकर निकालूंगा। जी साहूकार, ये नौबत में आने नहीं दूंगी। यदि मुझसे पैसे जमा नहीं हो गए तो मैं ही खुद ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। धक्के मारने की नौबत में आने नहीं दूंगी। अगले दिन सुबह काम की तलाश में सुधा बाहर जाती है। कुछ काम है तो मुझे दे दो साहब। हमारे यहाँ तो औरतों के लिए कुछ भी काम नहीं है, यहाँ के सब काम आदमियों के लिए है, तुमसे नहीं हो पाएगा। साहब, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे काम की सख्त जरूरत है। साहब, मुझे काम दीजिए। तो इतना कह रही है तो आज हमारा नौकर काम पर नहीं आया, तो इसके बदले खेत में जुताई का काम कर सकती हो क्या? हाँ साहब, मैं करूंगी जुताई का काम। किंतु हमारी बैलजोड़ी आज किसी काम के लिए बाहर गई है और मुझे इस सारे पूरे खेत की जुताई करनी है। तुमने आज ये सारा काम कर दिया तो मैं तुम्हें आज पूरे दिन के 500 रुपए दूंगा, किंतु तुम्हें खेत की जुताई बिना बैलगाड़ी की ही करनी होगी। हाँ साहब, मैं करूंगी। सुधा अपने दोनों कंधों पर हल लेती है और बड़ी मेहनत की खेत से जुताई करती है। पूरे खेत की जुताई करते समय सुधा की बहुत ही हालत खराब हो गई थी, किंतु सुधा को पैसों की सख्त जरूरत थी। इसकी वजह से सुधा मेहनत करती ही जा रही थी। पूरी मेहनत से सुधा उस दिन कंधों पर हल लेकर पूरे खेत की जुताई करती है और मालिक भी खुश होकर सुधा को 500 रुपए देता है। सुधा घर आते वक्त जरूरती किराना सामान खरीदी करती है उस पैसे का। माँ, पापा तो कहते थे कि हम जल्दी ही हमारे नए घर रहने के लिए जाएंगे, फिर ये साहूकार हमें परेशान नहीं करेगा। बेटा, सरकार की तरफ से गरीब लोगों को मकान मिलते हैं। तुम्हारे पापा ने भी खुद के नाम की अर्जी सरकार को दी थी, इसलिए उन्हें ऐसा लगता था कि जल्दी ही हमारा भी नया घर बनेगा। तो फिर क्या हुआ माँ? अब हमारा नया घर नहीं बनेगा क्या? बेटा, मैं सरकारी दफ्तर में जाकर कल ही पूछ लेती हूँ। सुधा अगले दिन ही सरकारी दफ्तर जाती है। साहब, ओ हमें एक घर मंजूर हो गया था। क्या कह रही हो तुम? मैं यहाँ इस काम के लिए बेटा हूँ क्या? चलो आगे चलो, आगे जाकर पूछ लो। इस तरह सुधा की पहले तो कोई भी दखल नहीं ले रहा था। सुधा कुछ वक्त वैसे ही वहां बैठी रहती है। मैं देख रहा हूँ कि ये औरत बहुत समय से यहाँ बैठी है, उनको पूछ लो तो क्या काम है उनका। आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। साहब, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मैं और मेरी दोनों बेटियां एक किराए के घर में रहते हैं, किंतु हम साहूकार का भाड़ा भी नहीं दे सकते हैं। अब मेरे पति की कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो गई है। मेरे पति ने सरकारी घर के लिए अपने नाम की अर्जी दायर की थी। मुझे यही जानना है कि क्या हुआ, हमें मिलेगा क्या सरकारी घर? क्या नाम है आपका? सुधा रघुकर शर्मा। इनके पति के नाम का सरकारी कोई घर मंजूर हुआ है क्या, देख लो। सरकारी कर्मचारी नाम ढूंढने लगते हैं, किंतु वहाँ नाम नहीं होता है। इसमें तो तुम्हारे पति का नाम ही नहीं है।
साहब मुझे नहीं मालूम, किंतु मेरे पति ने सचमुच सरकारी घर के लिए अर्जी दी थी। इसमें तो उनका नाम नहीं है, किंतु अब तुम तुम्हारे नाम पर अर्जी दे सकती हो। किंतु ये प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है, तुम्हें लगभग कुछ महीने तो इंतजार करना होगा। साहब कितने दिन लग सकते हैं? कुछ कह तो नहीं सकते, कम से कम 6 माह तो लग जाएंगे। क्या 6 माह? इतने समय में कहाँ रहूं? साहूकार ने तो सिर्फ 1 महीने की सहूलत दी है। काम के जो पैसे मिलते हैं इससे गुजारा करूं क्या साहूकार का कर्ज फेडूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही उदास होकर सुधा घर आती है। सुधा हर दिन काम पर जाकर कुछ पैसे लाती थी और अपने परिवार का गुजारा करती थी, किंतु सुधा के पास इतने पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे थे कि वो साहूकार का घर का सारा भाड़ा दे सके। देखते देखते 1 महीना होने आ रहा था, किंतु अभी भी सुधा के पास पैसे जमा नहीं हो रहे थे। सुधा सोनार के पास जाकर अपनी पायल बेचती है और वहां से वो पैसे लेकर साहूकार को देती है और साहूकार का घर वो खाली करती है। सुधा, मधु और मीना रास्ते पर आ गए थे। उनको रहने के लिए अब कोई भी जगह नहीं थी। उस वक्त बारिश भी बहुत जोर से हो रही थी। माँ, इस बारिश में हम कहाँ जाए? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी सुधा की नजर एक बंद पड़े सरकारी टॉयलेट पर जाती है। मैं कितने दिनों से देख रही हूँ, ये सरकारी टॉयलेट बंद पड़ा हुआ है और यहाँ आता जाता कोई नहीं है। शायद मुझे लगता है अब इस बारिश से बचने के लिए हमें इसी टॉयलेट में रहना होगा। सुधा अपनी बेटियों को लेकर उस टॉयलेट घर में जाती है। क्या माँ, हम इस घर में ही रहेंगे? हाँ बेटी, कुछ समय तो हमें इस घर में ही रहना होगा। इस टॉयलेट घर में रहने के सिवा हमारे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है बेटियों। बारिश का सारा पानी उस टॉयलेट घर में घुस रहा था। माँ, माँ, ये देखो ना, ये क्या है? माँ, ये देखो ना, ये क्या क्या है? मीना, मधु, तुम पीछे हटो, ये सांप है। सांप, सांप। सुधा सांप को मारती है। माँ, क्या बारिश में सबके घर पानी आता है? नहीं बेटियों, हमारे जैसे गरीब लोगों के घर ही पानी आता है। जिनके मकान के छत कमजोर होते हैं, उनके घर ही पानी आता है। वो तीनों पानी में ठिठुरते हुए बैठे होते हैं। तभी पानी के बहाव के साथ वहाँ टॉयलेट घर में और एक बिच्छू आता है। वो बिच्छू मधु को काटने ही वाला होता है। तभी उसे सुधा देखती है और सुधा अपने हाथों को उसे पकड़ती है। बिच्छू सुधा को काटता है। ओए माँ, मर गई मैं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उस पूरी रात सुधा बिच्छू के दर्द के डंक से करारती रहती है। मीना और मधु भी अपनी माँ के हालात देखकर बहुत ही परेशान होती है। सुबह होते ही बारिश कम होती है और सुधा का दर्द भी थोड़ा सा कम होता है। माँ, बहुत तेजी से भूख लगी है, कुछ तो खाने के लिए दे दो ना। कल से हमने कुछ खाया नहीं है। उस पूरी रात टॉयलेट में पानी भरने की वजह से किसी ने कुछ भी नहीं खाया होता है। सुधा के पास थोड़े से दाल और चावल शेष होते हैं, किंतु बारिश के पानी की वजह से टॉयलेट में कीचड़ जमा होता है। मधु, सुधा, ये देखो, अंदर बहुत ही कीचड़ जमा हुआ है। मुझे लगता है कि अब ये कीचड़ साफ करने में बहुत समय लगेगा और अब एक गैस भी भीगने की वजह से जल्दी चालू नहीं होगा। मैं बाहर से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाकर चूल्हा बनाती हूँ। सुधा बाहर जाकर कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर घर आती है और घर के बाहर एक चूल्हा बनाती है और बनाए हुए चूल्हे पर ही सुधा दाल और चावल पकाने के लिए रखती है। उस चूल्हे का धुआं आसपास फैल रहा था। आसपास रहने वाली कुछ औरतें सुधा के पास आकर कहती है, अरे रे 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 रे, कितना धुआं फैलाया रे तूने। ये सारा धुआं हमारे घर में आकर फैल रहा है। मैं कहती हूँ कि अभी के अभी एक चूल्हा बंद करो, नहीं तो हम खुद इस पर पानी डालेंगे। माफ करिए, वो बारिश की वजह से अंदर बहुत कीचड़ हो गया है और सारा सामान भीग गया है। इसकी वजह से हमें बाहर चूल्हा बनाना पड़ा। तो तुम सुनने वाली नहीं हो। वो औरत उस चूल्हे पर पानी डालती है। और मेरी बात कान खोलकर सुनना, आगे से चूल्हा बाहर मत बनाना। कहाँ से आई हो कौन जाने, तुझे यहाँ रहने के लिए जगह दी, यही मेहरबानी मानो और चुपचाप रहो, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ।
मीना, मधु और सुधा बहुत ही दुखी होते हैं और उस समय वो आधा कच्चा हुआ और आधा पक्का दाल चावल ही खाते हैं। रात को तो गैस चालू न होने की वजह से वो कोई खाना ही नहीं बना पाते और वो तीनों ऐसे ही भूखे पेट कीचड़ में ही सो जाते हैं। ऐसे ही दिन कट रहे थे। जब बरसात न होती तब वो तीनों बाहर सो जाते थे, किंतु जब भी बरसात होती थी तब उन तीनों को बिना सोए ही रात काटनी पड़ती थी। इसी दरमियान भी सुधा हर हफ्ते सरकारी दफ्तर जाती थी और वह अपने घर के बारे में पूछती थी। सुधा, मीना, मधु को टॉयलेट घर में रहकर अब 2 साल हो गए थे। सुधा ने अब तो सरकारी मकान मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। सुधा हर दिन किसी के खेत में या किसी के निर्माण स्थल पर काम के लिए जाती थी और अपने बेटियों का गुजारा करती थी। तभी एक दिन अचानक सुधा के टॉयलेट घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी से सरकारी साहब बाहर निकलते हैं। घर के सामने गाड़ी देखकर वो तीनों चौंक जाते हैं। नमस्कार, मैं सरकारी दफ्तर से आया हूँ। अगले कुछ दिन आप सरकारी दफ्तर नहीं आई। हमें आपका पता ढूंढने में बहुत सारी तकलीफ हुई। आखिरकार हमें आपका पता यहाँ मिल गया। साहब, पूरे साल में हर हफ्ते सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाती थी, किंतु पूरे साल में हमें मकान नहीं मिला। अब तो मैंने पूरी उम्मीद ही छोड़ दी है। मुझे नहीं लगता कि मुझे अब सरकार की तरफ से कोई मकान मिलेगा। मुझे लगता है कि हमें जिंदगी भर इसी सरकारी टॉयलेट घर में ही रहना पड़ेगा। नहीं, तुमने इतने दिन तक जो मेहनत की थी और सरकार के दफ्तर के जो चक्कर काटे थे, उसकी मेहनत अब रंग लाई है। तुम्हें सरकार की तरफ से पक्का घर मंजूर हो गया है और इसी का चेक लेकर मैं यहाँ आया हूँ। वो सरकारी साहब 2 लाख रुपए का चेक सुधा के हाथ में देता है। वो चेक देखकर सुधा, मीना और मधु बहुत ही खुश होते हैं। इस तरह कुछ साल पहले देखा हुआ रघु का सपना अब पूरा होने वाला था। उनकी बेटियों के लिए और सुधा के लिए पक्का घर जो बनने वाला था, अगले कुछ दिनों में ही घर का सारा काम पूरा होता है। अब वो तीनों तेज बारिश में भी बारिश का मजा लेते हुए घर में खुशी खुशी रहते हैं।